रंजीत सिंह जी पूरे हरियाणा के अंदर, न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत के अंदर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आपने काम किया, मनोहर लाल जी के साथ आपने काम किया 2019 से और 24 तक सरकार में। दोनों मुख्यमंत्रियों कार्यशैली में क्या फर्क समझते हैं? हुड्डा साहब पॉलिटिकली बहुत समझदार आदमी नहीं थे। मनोहर लाल जी एक ऐसी पार्टी से थे, उसकी बैकग्राउंड उनकी ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ अपने काम से मतलब है, दूसरी बात से मतलब नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर नेताओं से दोनों कैसे बड़ा नजदीकी रही होगी? कांग्रेस में था तो भी मेरा टिकट कटा, बीजेपी में था तब भी मेरा टिकट कटा। बड़ी कॉमन सी बात हो रही है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म होना, क्या मानते हैं देश के हित में है? इस बार इस चुनाव के अंदर 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने आपके दो पुत्र। अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने आपके दो भतीजे। मैं आपको लेके जाता हूँ 2019 के चुनाव में, जब हम इकट्ठे थे जी, दुष्यंत 58,000 से जीत के आया जी, मैं 25,000 से जीत के आया, अभय 12,000 से जीत के आया, और जब अगला चुनाव हुआ तो चंद केवल 7,000 पे रह गया, मैं 39,000 पे रह गया। जब हम इकट्ठे हैं तब तो हम कहीं चले जाएं उसी को जिताते थे, जब हम अलग हो गए तो हम खुद भी चुनाव। तो हरियाणा को लेकर के लोग आज भी कहते हैं कि अगर देवीलाल जी का परिवार एक हो जाए तो शायद कुछ तीसरी पावर बन जाएगी हरियाणा के अंदर। मैंने एक कही थी कि लोगों की भावना है कि परिवार इकट्ठा हो जाए। उस पर अजय के कमेंट थे, कभी चाचा बड़े हैं, अगर वो परिवार इकट्ठा करता है तो उनके साथ हैं इस मुहिम में। और उसके बाद अभय का कुछ नेगेटिव कमेंट आ गया था जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। पहले मैं ओमप्रकाश जी अलग हुआ, इसके बाद बच्चे अलग हो गए, तो परिवार की बात तो वो नहीं रहती। लोकसभा का मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा और विधानसभा के चुनाव से मैं अलग हो गया, क्योंकि लोकसभा में तो मुझे आधा घंटा पहले ज्वाइन करा, 3 महीने बाद मेरा टिकट काटा गया, जिसके लिए वो भी नहीं एक्सप्लेन कर सके, मुझे भी निर्णय करना। रंजीत सिंह चौटाला अब अगली क्या भूमिका देख रहे हैं? के सामने मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे ये तय है कि फरवरी में रैली करूँगा। हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी, 1 लाख से कम भीड़ से करूँगा, रिसार करूँगा, तय है फरवरी के महीने में करूँगा। बाकी स्टेटों में भी जो चुनाव हुए हैं जी, उनमें एक बात क्लियर सामने आ गई कि 2 ही पार्टी है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी। अगर पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय पार्टी का सूरज अस्त हुआ है तो तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी का इतना बड़ा वजूद निकल करके सामने आया। नमस्कार। जब भी कभी राजनीति की बात होगी तो हरियाणा से लेकर कर पूरा उत्तर भारत और उत्तर भारत से पूरा समग्र भारत चौधरी देवीलाल हमेशा याद आएंगे। और उन्हीं चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलते हैं चौधरी रंजीत सिंह जी। बिना किसी भूमिका से आपसे बात करेंगे सीधे। रंजीत सिंह जी पूरे हरियाणा के अंदर, न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत के अंदर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे वो राज्यसभा सदस्य के रूप में रहे हों, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन के रूप में रहे हों, चाहे वो हरियाणा सरकार के अंदर विभिन्न मंत्रालय संभालने की बात रही हो, अपनी छाप छोड़ी है। आज सियासी रूप से दोराहे पर है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था 2024 में और उस चुनाव के अंदर दूसरे स्थान पर रहे थे, और इस समय राजनीति के अंदर अपनी पार्टी बनाए, अलग कोई मंच बनाए, किसी राजनीतिक दल में जाए, कुछ इसी विषय को लेकर मंथन का दौर है। जी। और इसी मंथन में आज फरीदाबाद आए थे चौधरी साहब। जी, मैं आज आया हूँ और आप देख रहे थे कि हमारे साथी जो पुराने बहुत, जो आपके सामने कह रहे थे कि हम टोटल परिवार से जुड़े हैं, जी, वही लोग थे जी। और मैं इनसे एक स्पष्ट करने आया था कि पिछली बार मैं आया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप देवीलाल विचार मंच बना रहे जी। मेरे भी दिमाग में थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रहा था। अब इन चुनावों के बाद एक चीज क्लियर होगी कि अब रीजनल पार्टी की बात नहीं है। जैसे फ्रांस, कौन से चुनाव के बाद कहे चौधरी साहब? ये जो अभी खास करके आप ये कहते हैं जो बंगाल, पश्चिम बंगाल का, पश्चिमी बंगाल के चुनाव के बाद और उसके बाद बाकी स्टेटों में भी जो चुनाव हुए हैं उनमें एक बात क्लियर सामने आ गई कि 2 ही पार्टी है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी। जैसे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट, तीसरी पार्टी नहीं थी, ऐसे ही अब अगले चुनाव जो है वो निर्णायक चुनाव 2 ही पार्टी। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करेंगे? अभी आप कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं है, आपसे आऊंगा, हरियाणा के पर बात करूंगा। अगर पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय पार्टी का सूरज अस्त हुआ है तो तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी का इतना बड़ा वजूद निकल करके सामने आया। पहली बार की पार्टी और पहली बार एक बात समझे कि जो क्षेत्रीय पार्टी जो बैठी हुई थी साथ, दोनों का ही जीरो होगी ना जी। डीएमके, ना डीएमके, तीसरी पार्टी निकल के आई है। कौन है, कैसे स्पॉन्सर्ड है, एक वो फिल्म इंडस्ट्री का ही कहा है, मतलब तमिलनाडु का एक अलग करेक्टर है। मैं तब से अब तक देख रहा हूँ, चाहे वो करुणानिधि थे,
चाहे पहले MG रामचंद्रन थे, जी। चाहे जयललिता थी, ये थी, वहाँ लोग भगवान की तरह ही उस जो पॉलिटिकल है उस आदमी को मानते हैं, बराबर उसका फोटो रखते हैं। जी। तमिलनाडु तो एक एक्सेप्शन है पूरे देश में। हाँ। वहाँ पांडिचेरी में बीजेपी आ गई। पुडुचेरी में क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी सेकंड पार्टी है, वहाँ पर नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के साथ में अचंभे है। वाली बात है। जी। और मैं समझता हूँ कि आंध्रा में, कर्नाटक में, यहाँ भी आ रही है, उड़ीसा में भी आ रही है, बीजेपी आई है दूसरी जगह। मतलब ये कहते हैं कि उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व कम हो रहा साउथ है। में भी चलेगी, कर्नाटक में भी आप देखें ना जी, उड़ीसा में भी चलेगी, एक उत्तरी भारत में नहीं, उत्तरांचल में, नॉर्थ ईस्ट में भी सब जगह चलेगी। पार्टी तो है, लोग देखो विकल्प तो एक मान के चल के, जो मोदी साहब का जो पहला चुनाव था जो 2014 में हुआ था, उस चुनाव से मोदी एकदम बहुत उभर के, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उससे नाराजगी लोगों की, जो उनसे एक डिसल्यूजनमेंट था, उसका ये हुआ। एक अनाज आरे का मूवमेंट था, उससे भी बीजेपी को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली कि कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण बना, जिसका केजरीवाल भी दिल्ली में बने और ये भी वहाँ जी। तो अन्ना हजारे की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हरियाणा पे आपके साथ चलते हैं सर। हरियाणा की राजनीति को अपने बड़े पास से देखा आपने, चुनाव कितने जीते कितने हारे ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन ये है कि मेन स्ट्रीम में रहना, तो मेन स्ट्रीम में आप 1987 से लेकर के आज तक लगातार चले आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। 1987 में आप MLA बने, चौधरी देवीलाल जी के साथ में मंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी की वजारत के अंदर वजीर रहे। उसके बाद मैं उनकी सरकार में रहा, फिर ओम प्रकाश जी की सरकार में मैं रहा, महम कांड पे अलग हो गया था, तब तक उनकी सरकार में था। इसके बाद मैं मनोहर लाल जी की सरकार में भी रहा, फिर नायब सिंह सैनी जी का जो पहला 4 महीने का टर्म उसमें भी उनके साथ थे। लोकसभा का मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा और विधानसभा के चुनाव से मैं अलग हो गया, क्योंकि लोकसभा में तो मुझे आधा घंटा पहले ज्वाइन करा, 3 महीने बाद मेरा टिकट काटा गया, जिसके लिए वो भी नहीं एक्सप्लेन कर सके, मुझे भी निर्णय करना था। उसी दौरान आप राज्यसभा में रहे, देवीलाल जी राज्यसभा में रहा जी, जो सबके टाइम, चौधरी देवीलाल जी के टाइम पर ही, जब महम कांड के बाद। अभी आप ये कह रहे थे कि अपने जो साथियों से बात चल रही थी और आपको राय भी दे रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं है। आपके परिवार की 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। देखिए, हमारे परिवार की बनी है क्षेत्रीय पार्टियाँ, पर उसके बाद अलग अलग होके बच्चे अलग हो गए, मैं ओम प्रकाश जी अलग हुए। जब कोई भी चीज़, मुट्ठी जब बंद रहती है ना, तो उसकी कीमत होती है, जब उससे उंगली अलग निकलने लग जाए तो हो गई। पहले मैं ओम प्रकाश जी अलग हुआ, इसके बाद बच्चे अलग हो गए, तो परिवार की बात तो वो नहीं रहती। उसके बाद बादल साहब के परिवार में भी ऐसा ही हुआ जी। वहाँ मनप्रीत बादल अलग निकल गए, फिर उनके बाद दूसरे महेशिंदर बादल, जो बादल साहब के सगे चाचा के लड़के हैं, वो अलग हो गए, तो उसके बाद बादल साहब की भी पोजीशन कमी हो गई। हमारा परिवार बटन नहीं, चौधरी देवीलाल को तो एक बहुत बड़ा टाइम था, पूरे देश की राजनीति वो तय करते थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन आज तक कभी कोई नेशनल पार्टी का नहीं रहा, चौधरी देवीलाल रहे। जी। आपने कभी कोशिश की पिछले दिनों में, पिछले खासकर मैं कहूँगा 2 साल में, क्योंकि एक तरह कहते हैं पूरा परिवार बिखर गया, और बिखरने की वजह से जो आपका परिवार का वजूद था हरियाणा के अंदर वो कम हुआ। सबसे बड़े आप हो परिवार के अंदर। देखिए, जब हमारे बड़े भाई साहब के ओम प्रकाश जी की डेथ हुई, तो मैं देख रहा था जो लोग आ रहे थे, बहुत लोग आए थे, सब लोगों की एक भावना थी कि परिवार इकट्ठा हो। और जब हम बैठे थे तो लोग देखते थे कैसे बैठे हैं, और फिर गाड़ी में बैठते थे तब राजनीतिक चर्चा होता था। तो सब जगह का मुझे जो फीडबैक मिला वो ये था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। हुड्डा साहब का एक डाउनफॉल हुआ था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस हार गई थी, उसमें लोग हुड्डा साहब को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। तब मैंने एक कही थी कि लोगों की भावना है कि परिवार इकट्ठा हो जाए। उस पर अजय के कमेंट थे, कभी चाचा बड़े हैं, अगर वो परिवार इकट्ठा करता है तो हम उनके साथ हैं इस मुहिम में। और उसके बाद अभय का कुछ नेगेटिव कमेंट आ गया था, जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। और उसके बाद फिर परिवार का मामला था। अब इस चुनाव के बाद तो मैं भी ये समझता हूँ, सब समझने लग गए, जनता भी। आज मैं अगर लोगों को ये लेके चलूँ, मैं रीजनल पार्टी बना रहा हूँ, तो आप वहाँ सुन रहे थे लोगों का कि कोई तैयार नहीं है। अब तो लोग बात ही करते हैं कि 2 पार्टी में एक का फैसला करो। जी। पर हरियाणा को लेकर के लोग आज भी कहते हैं कि अगर देवीलाल जी का परिवार एक हो जाए तो शायद कुछ तीसरी पावर बन जाएगी हरियाणा के अंदर। मैं आपकी बात को कुछ हद तक मानूंगा, पर जब ये परिणाम देखते हैं ना, परिस्थितियाँ मिनट पे बोलती है जी। आपका समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करता है, आपके समय और परिस्थितियाँ। आज जो हालात बन गए, अगर कोई समझदार आदमी हो तो देख के लेना चाहिए। हम पूरे देश के निर्णय को एक तरफ नहीं कर सकते, हम उसे उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, हमें सोच के करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आज के दिन हम लोगों को भटकाएं, उन्हें कोई रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो गया। मैं 100% इस बात का छोटा सा 2019 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो खासकर आप अभी परिवार की बात करूंगा, चौधरी देवीलाल का परिवार
अलग अलग सीट पर अलग अलग कैंडिडेट थे, आप अलग एक सीट पर थे तो आपके सामने परिवार का कोई आदमी नहीं था। अगर दुष्यंत लड़ रहे थे उसके सामने परिवार का कोई आदमी नहीं था। अभय सिंह के सामने, तो आपके परिवार के 5 विधायक बन करके चुनाव जीत के चले गए। और इस बार इस चुनाव के अंदर 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने आपके 2 पुत्र थे। अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने आपके 2 भतीजे। क्या लगता है कि उस दौर को याद करके कि मैं आपको लेके जाता हूँ 2019 के चुनाव में, जब हम इकट्ठे थे जी, दुष्यंत 58,000 से जीत के आया जी, मैं 25,000 से जीत के आया, अभय 12,000 से जीत के आया। और जब अगला चुनाव हुआ तो 24 का चुनाव हो गया, उसमें आप ये समझे कि दुष्यंत 7,000 वोट ले आया, केवल 7,000 केवल 7,000 पे रह गया। मैं 43,000 पे रह गया, ना मैं 39,000 पे रह गया। और अभय जो था वो 15,000 से आ रहा, 5,000 से आ रहा, वो दुष्यंत काफी ज्यादा वोटों से हार गया। जब हम इकट्ठे हैं तब तो हम कहीं चले जाएं उसी को जिता आते थे, जब हम अलग हो गए तो हम खुद भी चला। अब कोई उम्मीद किरण दिखाई पड़ती है वैसे आपको, क्या कि कोई मैं नहीं मानता कि अब या कुछ ऐसा हो कि आमने सामने ना लड़े कभी आगे नहीं, अब है नहीं। मैं इस तो समझता हूँ कि ये सेक्टर तो क्लोज। चलिए इस विषय को बंद करते हैं। रणजीत सिंह चौटाला, आप अगली क्या भूमिका देख रहे हैं? के सामने मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे ये तय है कि फरवरी में रैली करूँगा, जबरदस्त रैली होगी। उसके लिए सब प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, सब लोगों से जा रहा हूँ, सब लोगों से सलाह कर रहा हूँ। जैसे एक सर्वे आता है ना अखबार में, सर्वे के जी एनडीटीवी ने सर्वे करा, इतने लोगों से हमने, सर्वे प्लांट भी होते हैं। एक मिनट, मैं अब अपनी बात आपसे कह लूँ, फिर आप अपना सवाल अगला कर लीजिए। जी जी। तो उसमें जब जाते हैं तो वो कहते हैं 6,000 लोगों का सर्वे हुआ। मैं भी एक सर्वे ले रहा हूँ ना, सबसे कम 20 जिलों में जा रहा हूँ, कम से कम 4-5 हज़ार लोगों से मिलूंगा, तो फिर मुझे पता लगेगा कि लोगों की भावना क्या। अब यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सोऊंगा, उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ सेट तो हुआ है जी। तो ये करके लोग अपनी अपनी राय देंगे, सबके सुन के मैं एक एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि ये यार ठीक है। एक वो छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा बोला जो बाद में खड़ा होकर, मैं नहीं समझ रहा वो बच्चे को इतनी जानकारी है। तो ये नहीं कि कई बार हमसे भी ज़्यादा लोग समझदार होते हैं, उनकी राय मान लेनी चाहिए। अगर आज देश की, वापसी आऊँगा हरियाणा पर आपके पर, अगर आज देश की सियासत की बात करें, क्योंकि जो मैं भी आपकी वो बैठक में सुन रहा था, मैक्सिमम विचार 2 ही थे कि 2 ही पार्टियां रह रही हैं, या कांग्रेस या बीजेपी। बीजेपी आज सत्ता में है, कांग्रेस संघर्ष की राह पर है। और ऑटोमेटिक है कि लोगों का जो रुझान हुआ करता है, चढ़ते सूर्य तरफ ज़्यादा हुआ करता है हमेशा ही। वो आप फैसला लेंगे, आपके समर्थक आपको बताएंगे। पर आज की अगर परिस्थिति देखें हम, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में बीजेपी राम की, मंदिर की, हिंदू की, सनातन की बात करती है। मंदिर में चोरी हो रही है, सनातन को सदमा लग रहा है। अगला आप चलें तो मथुरा के अंदर एक पंडित जो पुजारी पुरोहित है, वो खून से चिट्ठी लिखता है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में चोरी हो रही है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। आज उज्जैन का, इंडियन एक्सप्रेस ने इतने बड़े खुलासे किए हैं कि उज्जैन के अंदर जो मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 168 एकड़ जमीन। तो इस परिस्थिति में आप क्या समझते हैं कि क्या लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो रहा होगा? मैं ये तो बताऊँ जी, ये ज़्यादा, जब पहली बार जब ऐसा सुनते हैं तो दूसरे से पूछा कि किसकी बात है, चैनल की बात है कि सोशल मीडिया की बात है, कि जी सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया ने इतने लोगों को, मैं ठीक कहूँगा कि इतने लोगों को बना दिए कि वो फैसले नहीं ले सकते, कभी कुछ आ जाता है, उसी बात को अगले दिन करना। मैं कल देख रहा था कि ट्रंप के घर पे फायरिंग, तरह लोग उठ के जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, कल मैं देख रहा हूँ। बताओ उस बात को न्यूज़ कैसे मान लें? नहीं, अब देखिए, आप क्या SIT की जांच करवा ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? SIT ने सिफारिश कर दी, तो सोशल मीडिया की बात और मीडिया की बात करते ही नहीं हम। मीडिया की तो परिस्थिति, खैर हम क्यों उस पर चर्चा करें, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये मीडिया की चर्चा केवल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है तो हिंदुस्तान का बहुत क्रेडिबिलिटी वाला अखबार है। अगर आज अब राम मंदिर पर बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद बनाई और उस SIT ने कह दिया कि 20, 25, 30 जाने कितने लोग आ रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा कौन से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम बिना किसी बात के किसी को दोषी या क्लीन चिट दे दें। बात है, चिंगारी है तो धुआं उठ रहा है। देखिए कई बार योगी जी की बहुत चीज़ें देखें, बहुत जगह वो एफिशिएंट है। सब लोग ये कहते हैं कि ये बात भी सबसे ज़्यादा बाजार में आती है कि रात को जब उत्तर प्रदेश में पहले जाते थे, दिल्ली रुक जाते थे कि सुबह चलेंगे। अब वही लोग, मैं सब बताऊँ, 95% लोग ये कहते हैं कि अब रात को आप कहीं भी चले जाओ उत्तर प्रदेश में, आपको कहीं पुलिस की ये तो मिल जाएगी PCR तो, पर आपको कहीं कोई आदमी गुंडा बदमाश घूमता नहीं मिलेगा। देखिए हर चीज़ जो है उसके नेगेटिव पॉजिटिव तो उसके होते हैं, कहीं एक आध चीज़ ऐसी भी आ जाती है जो आदमी के
उसके एक्शन के खिलाफ भी कोई चीज़ हो जाती है तो कोई इंडिविजुअल चीज़ को लेके उनके, मैं आज भी समझता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा वो डिलीवर कर रहे हैं, उनका उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री पर उंगली उठा ही नहीं रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना SIT की, तो केवल ये कह रहा हूँ कि SIT उत्तर प्रदेश सरकार की ही है, लखनऊ के ऑफिसर हैं, मुख्यमंत्री ने उनको भेजा और वही SIT कह रही है। दूसरी बात ये होती है कि अगर क्राइम कंट्रोल है तो क्या फिर वहाँ इजाजत मिल जाएगी कि आप कुछ भी करते रहें? कोई भी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी चीजें आगे थी जिसके लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं। अब कुछ चीजें जो सब ड्यूटीज है, कुछ इस तरीके की मैटर्स है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसे किस तरीके से सरकार कब उन्हें करना चाहिए, ये सरकार का फैसला एक्शन तो मैं नहीं कर सकता ना उनके बिहाफ पे मैं कर रहा, ना मैं SIT कॉन्स्टिट्यूट करने वाला था, ना रिपोर्ट लेके मैं पब्लिश करने वाला था। आपने सुन ली, मैंने सुन ली, किसी के एक्शन पे मेरे कमेंट करने कोई जस्ती बात नहीं। चलिए अब वापस बात कर लेते हैं। अभी आप बता रहे थे और बात ही क्या, एक बड़ी कॉमन सी बात हो रही है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म होना, क्या मानते हैं देश के हित में है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। जो ये चल रहा था कि साउथ में ये है और नॉर्थ में ये है, वो ये माने बंगाल वाले ये कह रहे हैं, ये बातें ख़त्म हो गई। जब नेशनल पार्टी होगी तो हर को अपने हिसाब से एक राष्ट्रीय चरित्र बना के उभरना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो ये मैं समझता हूँ देश के लिए बढ़िया बात है कि नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा मैसेज है राष्ट्रीय पार्टी का बनना। चलिए फैसल, अब अगर क्षेत्रीय पार्टी में आप सियासत शुरू कर चुके, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में आप रह चुके, इंडिपेंडेंट वाली राजनीति कर चुके, आप कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर दोनों में, क्योंकि आप कांग्रेस में बहुत लंबे समय रहे हैं, कांग्रेस के अंदर रहते हुए आप प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी थे और बीजेपी के अंदर आकर के आप लोकसभा के कैंडिडेट थे, नेताओं से दोनों के से बड़ा नज़दीकी रही होगी, क्या डिफरेंस समझते हैं इन दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, मैं दोनों पार्टियों में रहा हूँ, कांग्रेस में भी रहा हूँ, बीजेपी में रहा हूँ जी। कांग्रेस में था तो भी मेरा टिकट कटा, बीजेपी में था तब भी मेरा टिकट कटा विधानसभा में। अब मैं उस बात से प्रेजुडिस होकर कुछ बात करूँ तो बढ़िया बात नहीं। फ्रांस में देखा कि एक ही टर्म में 4 प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, इसी टर्म में 4 प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, जो हमसे बहुत आगे हैं जी। आज से वो कंट्री तो हमसे 50 साल आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसी पार्टी पे हम कमेंट करें लोगों से, देखिए हमने तय तो इन्हीं 2 में करना है। हाँ हाँ जी। आज मैं उनके खिलाफ ये कहूँ वो कहूँ तो वो भी जरा ठीक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मंच पे जब आदमी कोई, जैसे हम यहाँ कह रहे थे, जो कांग्रेसी था वो कांग्रेसी बात कह रहा था, आपने उस बात को नागर साहब ने कही थी, और जो बीजेपी की विचारधारा का वो बीजेपी में ले जाने की बात कर रहा है। आज जब दोनों पार्टी में एक को ज्वाइन करने के, तो आप मुझे समझेंगे ठीक जवाब है मेरा इस वक्त, मैं एक के साथ खड़ा जाऊँ तो फिर लोगों की क्या इज्जत है जिनसे मैं पूछूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया हुआ है, 2 की बात करूँगा, नायब सिंह सैनी जी बहुत थोड़ा टर्म थे, चौटाला साहब वाला पुराना दौर हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आपने काम किया 2004 से लेकर के और 2014 तक, मनोहर लाल जी के साथ आपने काम किया 2019 से और 24 तक सरकार में। दोनों मुख्यमंत्रियों कार्यशैली में क्या फर्क समझते हैं? देखिए, हुड्डा साहब का जो था वो दोस्त बहुत बढ़िया थे, सोशल लाइफ में कोई मुकाबला नहीं उनका, पर राजनीतिक बहुत चतुर नहीं थे। मनोहर लाल जी एक ऐसी पार्टी से थे, उसकी बैकग्राउंड उनकी ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ अपने काम से मतलब है, दूसरी बात से मतलब नहीं। उन्होंने पब्लिक को भी इतना ज़्यादा साथ नहीं जोड़ के रखा। कभी मैं रेस्ट हाउस में देखता था, हुड्डा साहब रखते थे, वो नहीं रखते थे। हुड्डा साहब पॉलिटिकली बहुत समझदार आदमी नहीं थे जी, पर आपके जो मनोहर लाल जी हैं वो जैसे कहते हैं राजनीति में कब सांस लेना है कब छोड़ना होता है, ये भी राजनीतिक होता है। वो एक एक बात को बहुत सोच के करते थे, एक समझ के करते थे, तभी एक आदमी, देखिए साधारण जगह से चल के देश के प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रह रहे, अब दिल्ली में जाके 2 इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दे के रहे हैं जी। उन्हें पहले उन्हें नहीं थी समझ, मैं पहला उनका टर्म तो नहीं देखा, पर दूसरी टर्म में बहुत वो सुलझ गए थे राजनीति के रूप में, बहुत समझ गए। पर हुड्डा साहब जो है दूसरी बार बन के भी हुड्डा साहब जैसे पहले पे थे वैसे ही रहे। ये मैं, अब मेरे वो दोस्त भी है, मैं ठीक बात कहूँगा। आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। अब आप बता रहे हैं कि फरवरी में प्लानिंग है कि रैली करेंगे, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को, पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। आज आप फरीदाबाद में, तो आपके साथ ललित नागर आपके साथ थे। जो कंडीशन आपकी थी बीजेपी के अंदर, लोकसभा के बाद विधानसभा की टिकट आपको नहीं मिली, वही टिकट ललित नागर की थी कि लोकसभा का टिकट एक बार छिन गया था उनसे, और फिर अब की बार विधानसभा का टिकट भी छिन गया मौके पर। हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, क्या उनको इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे आप? देखिए, अपने आप ही लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, जब
सबकी मिलके एक ही समस्या हो तो उस पर सब लोग साझे बैठ के उसका हल करने का सोचते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा। नागर साहब आज हम बैठे थे, साथ बैठे, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं करण दलाल साहब से भी मिला हूँ, क्योंकि कुछ बीजेपी के लिए कुछ रिजर्वेशन थी, मैंने वो भी वर्कर्स में कही। मेरे दोस्त हैं, मैं घर चाय पी के आऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में दूसरे जो है बलराज कुंडू है, दूसरे हमारे साथी हैं, हमारे घर में ऐसे 15-20 MLA, हर एक से हमारे संबंध है बड़े अच्छे ठीक रहे। सबसे बातचीत होती है, चर्चा होता है। सभी का ये सोचना है कि कोई निर्णय सोच के लिया जाए। हर आदमी अपने पॉलिटिकल भविष्य को आगे का सोचता है कि ठीक हम देश पे जाएं जहाँ ठीक तरीके से, और जहाँ लोग चाहे वहाँ जाएं। देखिए, आप कुछ भी निर्णय कर रहे हैं, अगर लोगों की इच्छा के खिलाफ करेंगे तो आप वहाँ जाएंगे नहीं जहाँ के आप गेम खेल रहे हैं। तो इसका मतलब मान करके चलें कि कहीं ना कहीं ये आपकी प्लानिंग रहेगी कि जो राजनेता हैं, खासकर जो विधायक का चुनाव लड़े, विधायक रहे, अपनी पार्टियों में असंतुष्ट हैं, या कहीं किसी को लगता है कि प्लेटफॉर्म की तलाश है, तो रणजीत सिंह चौटाला उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का साधन बन सकता है। मैं गलत नहीं कहूँगा, इस तरीके की कभी बात नहीं होती कि मैं 20 आदमियों को लेके जाऊँ, 20 आदमियों के सबके टिकट पक्के करवा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ। MLA भी कोई बेवकूफ़ नहीं है ना, सब आदमी समझते हैं जी। अगर हमारी सबकी बात कॉमन, सबके विचार मिले, कोई मिनिमम प्लेटफार्म पे हम एक प्रोग्राम पे इकट्ठे हुए, आगे हमारी जहाँ बातचीत होगी वहाँ हमें ठीक लगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो वो विषय नहीं है ना, अभी तो ये है कि एक बार चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उसके बाद ये आएगा कि कौन कहाँ रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा। ये भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। मुझे एक समय था, मुझे ओम प्रकाश जी कह रहे साथ आ जाए, मैं नहीं गया। एक समय ये था मैं उनके साथ लगना चाहता, वो मुझे साथ नहीं लेने को गया। तो ये तो समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करेंगी जी। कुछ और कोई बात कहना चाहिए? नहीं, आप पूछो, कुछ भी पूछ रहा था, जो पूछ रहा था। मैंने तो देखा पारिवारिक बात आपने मुझे कह दिया कि वो तो चैप्टर ही क्लोज है, उस पर तो मैंने आपसे गलत नहीं कहा, ठीक है, मैंने वही कहा जो हुआ था। लोग चाह रहे थे हम इकट्ठा होने के लिए, उन्होंने नहीं माना, रहेगी बात। जी जी जी। और अगला स्टेप आप बता ही रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उसके लिहाज से जो आज भी बता रहा हूँ, मैंने आपको सरसा की एल्बम दिखाई, मेरी भीड़ 50,000 से कम। मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी, 1 लाख से कम भीड़ नहीं करूँगा, रिसार करूँगा, तय है फरवरी के महीने में करूँगा। और जिस नेता को बुलाऊंगा, सबसे जो टॉप लीडर होगा वो उस मंच पे होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का, उस नेता को भी मंच पे लेके आऊंगा। मतलब ये तय करके ही करेंगे रैली? तो भाई अब इस जिस पार्टी में जाना होगा उसी पार्टी के नेता को बुलाएंगे, लोगों से सलाह करके फिर रैली करेंगे, फिर उस मंच पे उसी पार्टी के नेता को बुलाएंगे। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा आपसे, हिसार के चुनाव के अंदर खासकर, चलिए वो तो पारिवारिक मैटर को तो अलग कर देते हैं, बड़ा कारण क्या था हार का? क्योंकि हिसार की सीट आपकी जब भी बात चलती थी, चाहे सर्वे की बात आती थी, तो वो सीट कंफर्म होती। हिसार में भी गया था आपके चुनाव के दौरान, तो वो लगभग लगता था कि सीट कंफर्म निकल जाए। क्या विशेष कारण क्या रहे थे, अगर आप 2-3 कारण उनमें गिनवाना चाहो तो? देखिए, उस वक्त मैंने सब रिपोर्ट में लिख के दे दिया था। अब उनको आदमी, हमारे दो साहबों ने कहा, उसने करा, आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, दोनों जानते हैं, जिन्होंने करा वो भी जानते हैं। अब जो कहते हैं जी समय गया, अब उसका कोई फैसला, घड़ी जब 9, 10, 11, 12 बज जाती है तो उसे वापस 11 से नहीं चलाना, वो फिर पिछले पे काटा मारने, आगे 1 पे चलाना चाहिए, वो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये थे रणजीत सिंह चौटाला, हरियाणा की सियासत के अंदर एक अपना नया मुकाम तलाशने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एक बार फिर से हैं। फरवरी में फैसला करेंगे और लगभग ये कन्फर्म तय बता रहे हैं कि जिसमें मर्ज होना होगा उसके सबसे बड़े नेता को कोशिश होगी कि सबसे बड़े नेता के सामने ही हो। पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में जब भी कोई बात होगी या कोई फैसला होगा, हम भी आपके माध्यम से अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।